आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक मेडिकेशन स्मॉल इंट्रोडक्शन रिकैप के बाद में हम शुरू कर रहे हैं दोबारा से रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में स्मॉल रिकैप, जो क्वेश्चन अपन के पास में पूछे जाते हैं। यहां पर अपन सबसे पहली बात अपन ने स्टार्टिंग किया था किडनी से संबंधित डिसऑर्डर, उसके बाद में अपन ने देखा था ARF एंड दैट लीड टू द CRF, और CRF के बीच में अपन ने यहां पर रख दिया था डायलिसिस परफॉर्मेशन HT एंड PD। जो जो क्वेश्चंस यहां पर स्मॉल पैटर्न में पूछे जाते हैं मैं वो यहां पर डिस्कस करूंगा। किडनी की अगर अपन बात करें तो किडनी में सबसे पहली बात यहां पर अपन ने रखी थी UTI। UTI के अंदर अपन के पास में पहला क्वेश्चन था UTI, पहला था सिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसका मोस्ट कॉमन कॉज ये एग्जाम में कई बार आता है, तो आपको याद रखना है शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा एंड प्रॉक्सिमिलिटी टू द एनस। इन दोनों फीचर्स के कारण से मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स। और अगर मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो मेन मोस्ट कॉमन कॉज इस्चेरिया कोलाई। याद रखेंगे यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सिस्टाइटिस मोस्टली फीमेल के अंदर क्यों देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा एंड प्रॉक्सिमिलिटी टू द एनस, देयर आर टू फैक्टर विच कॉजेज प्रोन टू लीड टू द UTI। अगर अपन बात करें सिस्टाइटिस के बाद में यूरेट्राइटिस, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है यूरेट्राइटिस पे, यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट यूरेथ्राइटिस के ऊपर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि मेल्स के अंदर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा जब आप पेनिस को पाल्पेट करेंगे, और फीमेल्स के अंदर लोअर एब्डोमिनल डिस्टेंशन और पेन होगा जब यूरेथ्राइटिस कंडीशन होगी। फाइनली अगर अपन यहां पर पूछे कि पाइलोनेफ्राइटिस की, तो पाइलोनेफ्राइटिस का यहां पर एक बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बनता है कि एक क्लासिकल साइन है इसका, वो है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस किस में देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलेगा आपको, क्लासिकल साइन है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलेगा आपको पाइलोनेफ्राइटिस में। पाइलोनेफ्राइटिस रीनल पेल्विस का इन्फ्लेमेशन एक्यूट एंड क्रोनिक दो प्रकार का होता है। Acute pyelonephritis caused by the new infection or recurrent infection, and chronic pyelonephritis basically caused by the recurrent of previous infection. Acute pyelonephritis condition का क्लासिकल साइन होता है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस कंडीशन, मतलब रिब्स के यहाँ पर टेंडरनेस का पाया जाना। एंड सेकंड वन थिंग इज क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस कंडीशन के अंदर जोटेमिया एंड प्रोटीनयूरिया होता है, जिसके कारण से ये ARF एंड CRF को लीड करता है। आगे की तरफ अगर अपन देखें कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर सिस्टाइटिस के बाद में, यहां पर अपन ने एक और फीचर रखा था, ये मान लीजिए अपन ने यहां पर रखा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। तो यहां पर सबसे पहली टर्म ही आ जाती है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया का अंतर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी किसे कहते हैं एंड हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको सिंपल सा पैटर्न याद रखना है। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी के अंदर होता है increases the size, और हाइपरप्लेजिया का मतलब increases the number of cell। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, यहां बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना बेसिकली और ओनली, क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर होती है, तो मेल्स में पाई जाने वाली बीमारी है। ऐसी अगर बात करें कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकते BPH का, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे एज, बिकॉज ये एज के संग में होना स्वाभाविक होती है। पॉजिटिव कॉज अगर इसके अंदर हार्मोन्स की बात करें तो आप बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कंडीशन। और अगर आगे की तरफ पूछे कि इसमें सबसे पहले अर्लीस्ट साइन क्या होता है, तो बोलेंगे आप यूरिनरी स्ट्रीम का डाइमिनिश्ड होना। और अगर लेट साइन पूछे तो आप बोलेंगे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कंडीशन। और सर्जिकल इंटरवेंशन आप बोलेंगे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके अंदर सॉल्यूशन ग्लिसरॉल यूज किया जाएगा। थोड़ी सी बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन पूछें कि रीनल स्टोन के बारे में, रीनल स्टोन
रीनल स्टोन का मतलब होता है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक के अंदर एनीवेयर एल्सवेयर कहीं पर भी स्टोन का फॉर्मेशन रीनल स्टोन कहलाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इसके नाम रख दिए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल द नेफ्रोलिथियासिस कंडीशन, लिथियासिस का मतलब स्टोन का फॉर्मेशन, लिथोटॉमी का मतलब रिमूवल ऑफ स्टोन, लिथोट्रिप्सी का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन। तो यहां पर अगर अपन तीन टर्मों की बात करने की कोशिश करें, फर्स्ट लिथियासिस, दूसरी लिथोट्रिप्सी एंड तीसरी लिथोटॉमी। ये टर्मों का आपको अर्थ बिल्कुल डेफिनेटली समझना है, इसलिए मैं आपका डिक्टेट भी कर रहा हूं। लिथियासिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। लिथोट्रिप्सी मतलब ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन, ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन। नेक्स्ट नंबर पे लिथोटॉमी मतलब रिमूवल ऑफ स्टोन, रिमूवल ऑफ स्टोन। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर अपन यहां पर बात करें, एग्जांपल के तौर पे लें तो आप बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस कंडीशन, नेफ्रोलिथियासिस कंडीशन। तो आपको नाम क्लियर होना चाहिए, नेफ्रॉन्स में स्टोन का फॉर्मेशन, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अगर नेक्स्ट टर्म लिखे कॉलेलिथियासिस, कॉलेलिथियासिस का मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर अपन बोले कॉलेडिकोलिथियासिस कंडीशन, कॉलेडिकोलिथियासिस कंडीशन मतलब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें लिथोट्रिप्सी की, तो इसका एक कॉमन एग्जांपल है ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसका मतलब क्या हुआ, ESWL का मतलब क्या हुआ, आप मानिए कि इस प्रकार से कोई किडनी है और इस किडनी में यहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन है, ये रहा स्टोन, ये स्टोन है। तो आपने अल्ट्रावायलेट रेज डाली इस प्रकार से और आउटर साइड से ये स्टोन ब्रेक डाउन हो गया और स्टोन ब्रेक डाउन होकर के और ये ड्रेनेज ट्यूब के थ्रू बाहर निकल गया। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब स्टोन का ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकलना, लिथोट्रिप्सी। एंड लिथोटॉमी आपको क्लियर बताया था मैंने, लिथोटॉमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टोन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको भी लिख देता हूं, पाइलोलिथोटॉमी, पाइलोलिथोटॉमी। इसका मतलब क्या होगा, पाइलोलिथोटॉमी का मतलब होगा रीनल पेल्विस में आपको स्टोन को पकड़ के बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, लोअर एब्डोमल में इंजेक्शन लगा करके कैथेटर की सहायता से रीनल पेल्विस में पहुंचा के स्टोन को पुल्ड आउट करके बाहर निकालना, साबुत स्टोन को बाहर निकालना लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर काउंट होता है। आगे की तरफ देखिए आप कि किडनी में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हुआ, चाहे तो वो सिस्टाइटिस हुआ, चाहे तो वो यूरेथ्राइटिस हुआ, यूरेट्राइटिस हुआ, पाइलोनेफ्राइटिस हुआ, ब्रेन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हुआ, हाइपरट्रॉफी हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन, ग्लोमेरुलोपैथीज हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, रीनल स्टोन हुआ, XYZ कुछ भी हुआ, किडनी कैन गोज टू लीड टू द एक्यूट रीनल फेलियर। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ARF, ए मतलब एक्यूट, R मतलब रीनल और F मतलब फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर। यहां पर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शंस याद है, ARF के साइन याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, कैसे ये आपको ढंग से समझाया जाएगा जब आप क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देखेंगे प्ले स्टोर से। दूसरे नंबर पे होगा यूरिन का रिटेंशन होना, और तीसरे नंबर पर होगा ओलिग्यूरिया कंडीशन होना। ये तीनों चीजें काउंटेबल होंगी किसके अंदर, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर।
और एक्यूट रीनल फेलियर किसको लीड करेगा, तो आप बोलेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर को। ये अक्यूट है, ये क्रॉनिक है, ये सडन ऑनसेट होगा, ये स्लो होगा एंड प्रोग्रेसिवली होगा। स्लो मतलब धीरे धीरे और प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता जाएगा। स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन प्रोग्रेसिवली होगा मतलब बढ़ता जाएगा एंड लीड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अल्टीमेटली ये क्या होगा, यह फाइनली यूरेमिया एंड ईएसआरडी। ईएसआरडी का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज को काउंट करेगा। ईएसआरडी मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज के ऊपर वर्क करेगा। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर इट इज अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ किडनी विच कॉजेज यूरेमिया एंड ईएसआरडी एंड रिक्वायरमेंट फॉर द किडनी ट्रांसप्लांटेशन अंटिल इट कैन बी रिजॉल्व बाय द डायलिसिस कंडीशन। आगे की तरफ अगर अपन देखें, इसके साइन सिम्टम्स कोई खास नहीं है। इसके साइन सिम्टम्स अगर अपन बात करें तो इस क्लाइंट में, सीआरएफ के क्लाइंट में एनीमिया कंडीशन होगा। क्यों होगा, ऑल ऑफ यू आर नोज वेल कि एनीमिया का कारण होता है इसके अंदर एनीमिया का कारण हो रहा है एरिथ्रोपोइसिस की मैकेनिज्म नहीं होगा एंड आरबीसी का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं होगा। आरबीसी की कमी के कारण से एनीमिया होगा। सेकंड नंबर पर अगर बात करें कि क्रॉनिक रीनल फेलियर कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग का कारण भी एनीमिया हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आउटपुट नहीं करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट आउटपुट नहीं करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, दैट कॉजेस एनीमिया होगा। फैटिक कंडीशंस होगी, ऑक्सीजन कंजप्शन डिमांड भी घट जाएगी। अदर साइंस की बात करें तो इस क्लाइंट में हाइपोकैल्शियमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, हाइपर मैग्नीशियमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, फ्रैक्चर होगा, प्रोराइटिस होगा, यूरेमिक फ्रॉस्ट होगा एंड मैनी ऑल अदर कॉजेज जो कि मैं डीपली डिस्कस करूंगा आपके सामने, इनके सबके मैनेजमेंट भी। फाइनली अगर अपन बात करें तो सीआरएफ लीड करेगा किसको, किडनी ट्रांसप्लांटेशन को। किडनी ट्रांसप्लांटेशन से पहले अगर अपन बात करें तो यहां पर एक टर्म आ जाती है और उस टर्म का नाम है एचडी एंड पीडी मतलब डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अगर अब फाइनली अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस को कंप्लीट करें शॉर्ट वे में, देन पेरिटोनियल डायलिसिस में प्रेफर किया जाता है। क्वेश्चन की फॉर्म यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियल कैविटी को प्रेफर किया जाता है। पहली बात, पेरिटोनियल कैविटी को प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां पर रिच कैपिलरी ब्लड सप्लाई होती है। रिच कैपिलरी ब्लड सप्लाई होती है और रिच कैपिलरी ब्लड सप्लाई होने के कारण से यह प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड आसानी से होता है, इसलिए पेरिटोनियल कैविटी को ही प्रेफर्ड साइट रखा जाता है। प्रेफर्ड साइट की अगर बात करें, अगर अपन कहाँ होता है प्रेफर्ड साइट, तो आप बोलेंगे अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो कैथेटर इंजर्शन साइट होता है। कैथेटर इंजर्शन साइट होता है। क्यों आप 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो ही रखते हैं, क्लियर आ जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो जस्ट अम्बलिकस, ये लेस फेशियल रेसिस्टेंस होता है, एंड अवेस्कुलर होता है। यहाँ पर आसानी से कैथेटर अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सकता है, इसलिए आप अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो कैथेटर इंजर्शन साइट रखते हैं। कैथेटर की अगर अपन बात करें, कैथेटर में कौन सा रखेंगे आप, तो आप बोलेंगे सिलिकॉनाइज्ड
रबर कैथेटर नेम टैकॉन कफ कैथेटर को यूज करेंगे और इसको अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो इंसर्ट करने के बाद में फिक्सेशन के लिए डैक्रॉन बाइंडर्स का यूज करेंगे। तो बाइंडर्स में क्या यूज करेंगे आप? बाइंडर्स का मतलब होता है बंदीकरण, फिक्स करने के लिए कैथेटर एक जगह पे स्टेबल रहे, इसके लिए आप डैक्रॉन बाइंडर्स का यूज करेंगे। आगे की तरफ अगर अपन देखें, सबसे पहली बात, इस प्रकार से आपने ये यहां पर अम्बलाइकस है और अम्बलाइकस से 3 to 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आपने 3 to 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ यहां पर आपने कैथेटर को इंसर्ट किया है। ये कैथेटर है, इस कैथेटर का नेम है, इस कैथेटर का नेम है टैकॉन कफ कैथेटर, टैकॉन कफ कैथेटर। और कैथेटर को आपने स्टेबल करा है, ये नाम है डैक्रॉन बाइंडर्स, डैक्रॉन बाइंडर्स के द्वारा। यहाँ पर आपने एनीमा कैन के थ्रू इस प्रकार से आपने इसके अंदर फ्लूइड को एडमिट करने के लिए इसके अंदर क्या रहेगा? तो सबसे पहली बात, इस फ्लूइड के अंदर, डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली बात बोलेंगे आप कि हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज रहेगा। हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज को ही क्यों यूज करते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई यूज हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज इन पेरिटोनियल डायलिसिस, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट कॉजेज इंक्रीजेज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या होती है? तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट समझना पड़ेगा पहले। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में फ्लूइड का मूवमेंट होता है फ्रॉम द लेस कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ये एक्सर्टेड आर्टिफिशियल प्रेशर होता है जिसके कारण से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जल्दी होता है, ढंग से होता है। इसलिए आप बोलेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म को इंक्रीज करना या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाने के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर आप हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज यूज करते हैं। अब हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज आप यूज करेंगे देन इट कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस ऑल्सो रहेंगे। इसके लिए हाइपरग्लाइसेमिया नहीं हो क्लाइंट को तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको फ्लूइड के अंदर क्या एडमिट करना चाहिए? आपको यहां पर और क्या एडमिट करना चाहिए? आपको इंसुलिन भी एडमिट करना चाहिए। संग में पेरिटोनियल डायलिसिस करते समय कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। तो पेरिटोनाइटिस को क्लीन करने के लिए आपको इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी एडमिट करनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स भी एडमिट करनी चाहिए। लास्ट फाइनली अगर अपन बोले इसमें और क्या होना चाहिए तो आप बोलेंगे इसके अंदर एक और चीज रहेगी, वो है हेपेरिन। तो आपसे अब आपको ये पूछा जाए कि पेरिटोनियल डायलिसिस करते समय फ्लूइड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एडमिट फ्लूइड के अंदर क्या होना चाहिए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म तेज होता है जिससे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जल्दी होता है। हाई कंसंट्रेट ग्लूकोज यूज करने से हाइपरग्लाइसेमिया के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन होना चाहिए। पेरिटोनाइटिस में पेरिटोनियल कैविटी यूज करते हैं, इसके लिए पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इसके लिए आपको आईवी एंटीबायोटिक्स भी एडमिट करनी चाहिए। एंड फाइनली पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो इसके लिए आपको हेपेरिन भी एडमिट करना चाहिए।
अब आपसे आगे की तरफ बात करें, फ्लूइड एडमिट करने के प्रोसेस को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर देते हैं फ्लूइड को। फर्स्ट होता है फिलिंग टाइम, सेकंड होता है ड्वेल टाइम एंड थर्ड होता है ड्रेन टाइम। ये आपने 1 से 2 लीटर फ्लूइड आपने यहां पर लिया। अब ये 1 से 2 लीटर फ्लूइड में आपको कितने टाइम में ये 1 से 2 लीटर फ्लूइड अंदर की तरफ आ जाए, 1 से 2 लीटर फ्लूइड कितने टाइम में पेरिटोनियल कैविटी में चल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे फिलिंग टाइम। यह जो 1 से 2 लीटर फ्लूइड है वह कितने समय तक पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहेगा, इसे बोलेंगे आप ड्वेल टाइम। और उसके बाद में यहां पर यूट्यूब लगी हुई है, ये रही यूट्यूब, और इस यूट्यूब पे यहां पर चिटिकनी लगी हुई है, क्लैंप लगा हुआ है। जब ड्वेल टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसको ओपन कर दिया जाए, जिसके कारण से ये जो फ्लूइड है ये अब बाहर की तरफ आ जाए, ड्रेनेज बॉक्स में आ जाए, इसको बोलेंगे आप ड्रेन टाइम। तो एवरेज अगर अपन बात करें फिलिंग टाइम होता है 20 मिनट्स। ड्वेल टाइम वह टाइम होता है जिसमें फ्लूइड कितनी देर तक पेरिटोनियल कैविटी में रहता है, ये होता है एवरेज 20 मिनट से 8 आवर के बीच में। कौन इसको डिसाइड करता है, तो आप बोलेंगे फिजिशियन डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के अंदर हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज होता है, जिसके कारण से हाइपरग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको सिंपली इसको फिजिशियन के ऊपर निर्देशों को डिपेंड रहना पड़ेगा। ड्रेन टाइम कितने टाइम में फ्लूइड को बाहर निकलना है, 20 मिनट्स एवरेज। अब बात करते हैं आपसे आगे की तरफ कि अगर इनएडिक्वेट आउटफ्लो हो तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। इनएडिक्वेट आउटफ्लो मींस क्या होता है इनएडिक्वेट आउटफ्लो का, अगर आपने 1 लीटर फ्लूइड एडमिट किया है और 300 ml बाहर निकला है, इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे। देन सिंपली आपको इनएडिक्वेट कंडीशन के अंदर, इनएडिक्वेट आउटफ्लो कंडीशन के अंदर आपके लिए क्लियर रहेगा, फर्स्ट क्लाइंट को मोबाइल करिए लेफ्ट टू राइट, साइड टू साइड मोबाइल करने के लिए कहना है। क्लाइंट को लेटे लेटे आपको बोलना है कि लेफ्ट टू साइड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। क्लाइंट को करवट बदलने के लिए बोला है, जिसके कारण से जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे, इन द केस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, आपको ट्यूब को मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू क्लॉट को रिमूव करना है, एंड जिसके कारण से इजीली ड्रेन बाहर आ जाए। मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू आपको ट्यूब में से ड्रेन को बाहर निकालना है। थर्ड नंबर पे, फॉर द कंफर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो आपको कैथेटर इंजर्शन साइट का एक्सरे प्रमोट करना है, जिसके कारण से आप इस चीज को क्लियर कट समझ सके। अब आगे की तरफ अगर अपन देखें तो वो देखने को मिलेगा आपको एबनॉर्मलिटी ऑफ आउटफ्लो की एबनॉर्मलिटी क्या क्या होंगी, तो यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखना है एबनॉर्मलिटी ऑफ आउटफ्लो में, यदि व्हाइट कलर का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब ड्रेन का कलर अगर व्हाइट कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब इट विल बी इंडिकेट द पेरिटोनाइटिस कंडीशन। पेरिटोनाइटिस के अदर साइंस भी होते हैं, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मलेशिया फीवर, WBC इंक्रीज्ड, इरेथ्रोसेडिमेंटेशन रेट का इंक्रीज आना, एंड मैनी अदर साइंस, एब्डोमिनल टेंडरनेस ऑल्सो। लेकिन आपको अगर ड्रेन आउट फ्लो के ऊपर अपन इसको चर्चा करें तो ड्रेन आउट फ्लो का कलर अगर व्हाइट कलर का हो रहा है तो इसका मतलब पेरिटोनाइटिस कंडीशन को इंडिकेट करेगा। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें कि ड्रेन आउट फ्लो का कलर अगर येलो कलर का आ रहा है, येलो कलर का आउटफ्लो ड्रेन कलर आ रहा है, तो इसका मतलब यह ब्लैडर परफोरेशन को क्लियर करेगा।
येलो कलर का आउटफ्लो को अगर क्लियर हो रहा है तो इसको इसका इंडिकेशन होगा, ब्लैडर परफॉर्मेशन को इंडिकेट करेगा, ब्लैडर परफोरेशन को। आगे की तरफ अगर अपन देखें, आगे की तरफ अगर अपन देखें कि ब्राउन कलर का अगर आउटफ्लो आ रहा है, ड्रेन का कलर ब्राउन कलर का आ रहा है, तो यह बाउल परफोरेशन को इंडिकेट करेगा। अगर आउटफ्लो का कलर रेड कलर का आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है आउटफ्लो का कलर, तो यह वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन को इंडिकेट करेगा। तो फाइनली अगर अपन बोलेंगे कि आउटफ्लो का कलर क्या होना चाहिए, तो आप फाइनली बोलेंगे आउटफ्लो का कलर क्या होना चाहिए, यह कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, यह कलरलेस होना चाहिए। हीमोडायलिसिस को समझने के लिए हीमोडायलिसिस को शॉर्ट पैटर्न पे अपन लिख देते हैं HD। हीमोडायलिसिस का अगर अपन सबसे पहली बात करें किस कार्य में यूज में लेते हैं, पर्पस क्या है इसका, सिंपल से पर्पस है इसके। सबसे पहले पर्पस है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड। नेक्स्ट अगर बात करें अपन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसको अपन बोल देते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट, क्रिएटिनिन, XYZ। आगे की तरफ अगर अपन देखें प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स में सबसे पहली बात है हीमोडायलिसिस करने से पूर्व अवॉइड करना है बिफोर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, डिजॉक्सिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, क्यों? क्योंकि आपको क्लियर बात समझनी है। पहले हीमोडायलिसिस के अंदर एक एक्सटर्नल ब्लड पथवे बनाया जाता है। इसमें दो सिलेस्टिक कैथेटर लार्ज आर्टरी लार्ज वेन्स के द्वारा जोड़े जाते हैं और ब्लड आर्टरी के थ्रू सिलेस्टिक कैथेटर से होते हुए यू ट्यूब से होते हुए वापस वेन्स के अंदर आता है। इसका मतलब ब्लड का गमन होता है, ब्लड का रनिंग होता है। अगर इस कंडीशन को प्रोसीजर से पहले अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी तो हाइपरटेंशन को कम करना मतलब ब्लड के प्रेशर को कम कर दिया जाएगा। इसका मतलब ब्लड यद्यपि ग्रेविटी के कारण निकल तो जाएगा लेकिन प्रेशर कम होने के कारण रिटर्न नहीं हो पाएगा एंड क्लाइंट गोज टू द हाइपोटेंसिव कंडीशन और शॉक कंडीशन और वैस्कुलर कोलैप्स कंडीशन। तो यहां पर आपको पहली बात समझ लेनी है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को रोक देना है। वाटर सॉल्युबल विटामिन, अगर आपने किसी क्लाइंट को वाटर सॉल्युबल विटामिन जस्ट बिफोर हीमोडायलिसिस दिया तो वह विटामिन आराम से एक्सक्रिएट हो जाएगा बॉडी से बाहर और उसको दिए जाने का कार्य पूर्ण नहीं होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा। थर्ड नंबर पे अगर बात करें डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन का अदरवाइज साइड इफेक्ट होता है ब्रेडिकार्डिया कंडीशन, दैट्स आर आल्सो डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के कारण से यह हार्ट रेट को घटाता भी है। इस कंडीशंस में यह भी शॉक की कंडीशन को क्लियर करता है। तो यहां पर आपको कुछ प्रिंसिपल्स में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि हीमोडायलिसिस करने से पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में डिजॉक्सिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपको अवॉइड करने हैं। सेकेंड नंबर पे अगर अपन बात करें टेक वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर हीमोडायलिसिस। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वाइटल साइन के अंदर हम सबसे पहली बात ही करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि टेम्परेचर
आपको पहले भी लेना है, बाद में भी लेना है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात को क्लियर होना चाहिए कि हीमोडायलिसिस के बाद फर्स्ट 24 आवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इसका मतलब ये किसी प्रकार के इंफेक्शन को इंडिकेट करेगा। अगर नॉर्मली अगर 1 डिग्री सेल्सियस पहले हीमोडायलिसिस के 24 घंटे के बाद अगर बढ़ रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग होगी। क्योंकि जब ब्लड बाहर हीमोडायलिसिस मशीन में जाता है तो मशीन के प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बात को आराम से समझना है कि हीमोडायलिसिस के बाद फर्स्ट 24 आवर में अगर टेम्परेचर हल्का बढ़ा हुआ आए तो नॉर्मल फाइंडिंग होगी। लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ आए तो इसका मतलब यह है किसी प्रकार के इंफेक्शन को क्लियर कर रहा है। क्वेश्चन की फॉर्म को समझिएगा। अगर वो कह रहा है फर्स्ट 24 आवर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो आप इसको नॉर्मल फाइंडिंग आंसर में करेंगे। अगर आपसे पूछे सेकेंड डे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो आप इसको एबनॉर्मल फाइंडिंग में कहेंगे। क्योंकि मेरे कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर किया कि फर्स्ट 24 आवर की ही बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तब नॉर्मल फाइंडिंग है। सेकंड डे थर्ड डे अगर बढ़ता है तो इट विल बी इंडिकेट द इन्फेक्शन कंडीशन। एक और टर्म समझ लीजिए जो एग्जाम में पूछा जाती है कि पहले 24 घंटे में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। कंटिन्यूअसली बढ़ने का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब इट विल ऑल्सो इंडिकेट द इन्फेक्शन कंडीशन। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें टेम्परेचर के बाद में ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर को आपको असेस करना है पहले और बाद में। क्योंकि अगर ज्यादा फ्लूइड रिटर्न हो गया तो हाइपरवोलेमिया कंडीशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। और अगर कम ब्लड रिटर्न हुआ तो हाइपोवोलेमिया होगा, ब्लड प्रेशर घटा हुआ आएगा। तो आपको ब्लड प्रेशर को आपको कंफर्म देखना है, चेक करना है। नेक्स्ट है कुछ इंडिकेशंस के अंदर वेट चेक करना है। जस्ट फॉर असेस जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर क्लियर रीजन वही रहेगा। हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया को असेस करने के लिए आपको पहले और बाद में वेट को भी चेक करना है। अब अगर अपन कंटिन्यूअसली इसकी साइट्स के बारे में बात करें, साइट्स में फर्स्ट साइट होती है टेम्पररी साइट। टेम्पररी साइट्स के अंदर आती हैं सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास में एक्सटर्नल आर्टीरियो वीनस शंट। नेक्स्ट नंबर पर आएगा इंटरनल आर्टीरियो वीनस फिस्टुला। एंड फाइनली 4 नंबर पर इंटरनल आर्टीरियोविनस ग्राफ्टिंग। देखिए जब तक परमानेंट साइट तैयार नहीं होती, जब तक टेम्परेरी से साइट से काम चलाते हैं, सबक्लेवियन वेन से फीमोरल वेन से काम चलाते हैं। जब सबक्लेवियन वेन से काम चला रहे हैं तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है एड हेपेरिन for the maintenance or for the maintain the patency of the vein। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें कि फीमोरल वेन, तो फीमोरल वेन से जब डायलिसिस आप कर रहे हैं टेम्परेरीली तो आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट शुड नॉट बी एटलीस्ट 50 to 30 डिग्री अबव। मतलब कि क्लाइंट को 15 से 30 डिग्री फ्लैट सुपाइन से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ना है, अदरवाइज कैथेटर अपनी साइड से डिस्क्लोज्ड होकर के और एक्सटर्नल ब्लीडिंग को प्रमोट कर देगा। नेक्स्ट नंबर पर बात है एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट। एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंट मतलब एक्सटर्नली बनाया गया है। एक्सटर्नली मतलब आपके सामने क्लियर है, ये अपन आपके सामने पेशेंट का हाथ रख रहे हैं, यहां पर अपन ने आर्टीरिया सप्लाई कर दी है और डायग्राम में शो करने के लिए यहां पर अपन ने वीनस सप्लाई कर दी है और यहां पर अपन ने इस प्रकार से सिलेस्टिक कैथेटर लगाए हैं।
अब इस इलास्टिक कैथेटर को आपको किससे जोड़ना है, यू ट्यूब से जोड़ना है। देखिए ये यू आकार की ट्यूब है, ये आपके सामने यू आकार की यहां पर ट्यूब है। तो आप एक थ्योरी के हिसाब से हीमोडायलिसिस के अंदर एक एक्सटर्नल ब्लड पथवे बना रहे हैं, एक्सटर्नल ब्लड पथवे बना रहे हैं, ब्लड पथवे क्लियर कर रहे हैं। एक्सटर्नल ब्लड पथवे मतलब एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, एंड ब्लड का मतलब ब्लड, पथवे का मतलब रास्ता। तो एक्सटर्नल ब्लड पथवे का मतलब, एक्सटर्नल ब्लड पथवे का मतलब हुआ कि ब्लड को आप बाहर निकाल रहे हैं। कैसे देखिएगा एक बार, यहां से एक्सटर्नल ब्लड पथवे के थ्रू ब्लड बाहर आएगा यूट्यूब से होता हुआ, यहां पर आपने फिक्स कर दिया है डायलिसिस मशीन को। ये रहा डायलिसिस मशीन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई और यहां पर डायलिसेट बाथ हो गया जिसके अंदर सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो ब्लड यहां पर आएगा आपके सामने और यहां से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होने के बाद में वापस रिटर्न कर करके वेन्स के अंदर चल जाएगा। तो ये एक्सटर्नल ब्लड पथवे बना रहे हैं आप, और इस कंडीशन को बोल रहे हैं एक्सटर्नल आर्टेरियो विनस शंटिंग। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें, सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें इंटरनल आर्टेरियो विनस फिस्टुला, तो आपको फिस्टुला को बनाना है। इसके लिए आप एनास्टमोस्ट करेंगे, एनास्टमोस्ट करेंगे लार्ज आर्टरी और लार्ज वेन के मध्य में, लार्ज आर्टरी एंड लार्ज वेन्स के मध्य में एनास्टमोस्ट करेंगे। अगर ऐसे क्लाइंट जिनके अंदर प्रॉपर लार्ज आर्टरी और वेन्स नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल ओल्ड एज क्लाइंट या पीडियाट्रिक क्लाइंट, तो इस कंडीशन में आपको ग्राफ्टिंग को प्रेफर करना पड़ेगा और इस प्रोसीजर को बोलेंगे आप इंटरनल आर्टेरियोवेनस ग्राफ्टिंग। इसके कुछ प्रोसीजर, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंटरनल आर्टेरियोवेनस फिस्टुला का एडवांटेज की, तो एडवांटेज आपके सामने ये होगा कि जब ये इंटरनली फिक्स है तो इस पे किसी प्रकार की एक्सटर्नल ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, इसमें हेमरेज और ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बात करें अगर अपन इसके डिसएडवांटेज की, तो इसको इसके बनाने के जस्ट बाद में, मींस आफ्टर जस्ट इट क्रिएशन इट कैन नॉट बी यूज, इसको कम से कम 6 वीक का मैच्योरेशन टाइम चाहिए जिसके अंदर क्लाइंट का जो हील किया गया है वो वुंड हील हो जाए, और वुंड हील जल्दी हो इसके लिए आपको उसको बॉल स्क्यूजिंग एक्सरसाइज को भी प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये हो इसके एडवांटेज, ये हो इसके डिसएडवांटेज। अगर अपन बात करें इन एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस, एक्सटर्नल आर्टेरियोवेनस शंटिंग की, तो यहां पर इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा आपने तुरंत इसको बनाने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड आफ्टर इट क्रिएशन। लेकिन अगर इसकी बात करें डिसएडवांटेज की, तो ये एक्सटर्नली यूज किया गया, इसका मतलब इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, एक्सटर्नल ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी, इंफेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको और क्लियर कर सकते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्टिकुलर साइट्स। अब अगर अपन बात करें यहां पर इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस के अंदर सिंपल सा बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम किससे संबंधित है, आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम किससे संबंधित है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम किससे संबंधित है, अगर आपसे पूछे डायलिसिस एन्सेफेलोपैथी किससे संबंधित है, तो इस प्रकार से कुछ आपके सामने क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप यहां पर सबका आंसर देंगे कि ये किससे संबंधित है, हीमोडायलिसिस कंडीशन से संबंधित है। आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम क्या है, आपने देखा लार्ज आर्टरी से एक साथ ब्लड निकला और वेन्स की तरफ चला गया, इसके कारण से क्या हुआ। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम में, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम में अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम में, तो आप इस चीज को क्लियर देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। फर्स्ट बात है कि आर्टेरियल ब्लड बाहर निकल रहा है तो आर्टेरियल परफ्यूजन हो रहा है, ब्लड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वीनस में ब्लड बढ़ रहा है तो वीनस में एनगॉर्जमेंट हो रहा है, वीनस एनगॉर्जमेंट होगा, आर्टेरियल ब्लड कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और वीनस वेन्स में एक साथ ज्यादा ब्लड आएगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। इसका मतलब आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम के साइन की अगर बात करें तो आर्टेरियल ब्लड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, परफ्यूजन हो रहा है,
अगर सेकंड नंबर पे बात करें, वेनस एनगॉर्जमेंट हो रहा है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है आपके सामने आर्टिलियल सिंड्रोम के बाद में डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम मतलब जो कि फ्लूइड के अंदर बैलेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलेगी और आपको क्लाइंट को मैनिटोल एडमिट करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे अगर बात करें डायलिसिस एंसेफेलोपैथी, डायलिसिस एंसेफेलोपैथी कंडीशन जब होगी जब आप डायलिसेट सॉल्यूशन या डायलिसेट बाथ के अंदर एल्यूमिनियम कंटेंट को यूज करेंगे। एल्यूमिनियम कंटेंट यूज करने के कारण से टॉक्सिटी ब्रेन के अंदर होगी, एंसेफेलोपैथी कंडीशन होगी। तो यहां पर मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हीमोडायलिसिस संबंधित वो मैंने आपको डिस्कस किए।